हेलो एवरीवन, शुरुआत करेंगे इस क्लास की सीटेट 2026 के साथ गणित क्लास 1 के साथ, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है। सीटेट का जो नया पैटर्न आया है उस पे बेस्ड है। हम सभी जानते हैं सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। ऐसे में आज से हम गणित की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम 2026 में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पेपर 1 और पेपर 2 गणित के साथ अपने इस क्लास को प्रश्न संख्या 1 के साथ पूछा गया। गणित की जो प्रकृति है यानी कि नेचर है मैथमेटिक्स का, वो मूल रूप से कैसी है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या ये सजावटी है या तार्किक है, कठिन है या केवल गणनाओं तक सीमित है। इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पेडागोजी भी डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स की जो प्रकृति होती है हम सभी जानते हैं कि वो तार्किक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। तर्क करना होता है हमको। अगला सवाल, एनसीएफ 2005 के हिसाब से प्राथमिक स्तर का गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शंस देख लीजिए। उच्च कक्षाओं के लिए गणित के लिए तैयार करना, बच्चों की सोच और विचार प्रक्रिया का गणितज्ञीकरण करना, सूत्रों को रटना या फिर केवल अंक गणित पढ़ना। तो हम सभी जानते हैं जो प्राइमरी लेवल पे गणित पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है वो इसलिए होता है कि बच्चों की सोच और विचार प्रोसेस को हम लोग कैसे गणितीयकरण कर सकते हैं, इस पे बेस्ड होता है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। संख्या दिया है, एक नंबर दिया है 56431। इसमें 6 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान का अंतर बताना है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जैसे यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो लिख देंगे 6। उसके आगे कितने नंबर हैं तो आप कहेंगे 3, तो 3 0 लगा दीजिए। अब देखिए इसका अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है। तो फेस वैल्यू यहाँ पे 6 है यानी कि अंकित मान 6 है। इनके बीच का अंतर निकालना है यानी कि इनको घटाना है। तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4। बाकी आप घटा लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। कभी कभार हम इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किए बिना भी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि 10 में से अगर हम 6 घटा रहे हैं तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 4 आ रहा है, तो बाकी ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। चलेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 4 की ओर। बोला गया यहाँ पे 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 दहाई किसके बराबर है। 10 दहाई तो दहाई का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे 100। 11 सैकड़ा तो 11 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सैकड़ा का मतलब क्या होगा तो आप कहेंगे 100। ठीक है, और इसके अलावा 12 दहाई तो दहाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है तो यह आप कहेंगे 12। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इसको हम लोग 12 इकाई का मतलब तो 1 होता है, यानी कि 12 गुना 1। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा तो आप कहेंगे ये आपका आ जाएगा 1200, और इसमें और 12 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1212, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो हमको सीटेट के पेपर में, मैथ्स में, गणित में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए क्लास बेनिफिशियल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, कुछ लोगों को टफ लगा होगा। हमको सभी चीजें जो है वो फोकस करके चलना है ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछ ले तो ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 5 की। 1 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। अभाज्य, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी से भाज्य ना हो, जो किसी से भाग ना हो, कटे ना किसी के टेबल में, किसी के टेबल में ना आए, वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 1 से 100 तक के बीच पूछा गया है तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 आएगा, 7, उसके बाद आपका 11 आएगा, ठीक है, 13 आएगा, 17 आएगा, 19, उसके बाद 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, उसके बाद आपका 37 आएगा, 37 के बाद 41 आएगा, उसके बाद 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा, 59 आएगा, 61 आएगा, 67 आएगा, 71 आएगा, 73 आएगा, 79 को हम लोग उसके बाद लाएंगे, उसके बाद 83, 80 यहाँ पे 9 आएगा और अंत में 97 आएगा। तो काउंटिंग करें अगर हम इन सभी नंबरों की
तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 25 नंबर हैं, गिनने पे ये 25 आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 5 था और चलेंगे हम लोग अगले सवाल नंबर 6 की ओर। बोला गया 2/3 में कितने 1/6 शामिल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। बोला गया है कि 2/3 में कितने 1/6 शामिल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। भिन्न वाला ये आपका जो है वो भाग है, 2/3 को ऐसे ही लिख देंगे, इस भाग की जगह गुणा का साइन करेंगे और 1/6 को हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे चला जाएगा। 3 के पहाड़ से आपका 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 में 4 1/6 शामिल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बोला गया है इन सभी नंबर्स को जोड़ना है आपको, तो कैसे करेंगे। 9 + 9 18, 9 × 27 और 9 × 4 36। ठीक है, हासिल यहाँ पे 3 बचा, 9 9 18, 9 × 27 और 27 + 30 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन आपका हट गया। इसके बाद यहाँ पे 3 जो है वो हमारा बच गया यहाँ पे, तो 9 9 9 18 और 3 21। ठीक है, 21 के लिए हमारा 1 बच गया, तो आप कहेंगे आपका ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्रम से जोड़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है, फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है और अगेन आपका 1 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका 11106, यानी कि आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हालांकि सीटेट के पेपर में टाइम पर्याप्त आपको दिया जाता है, तो अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन होता है तो बाकायदा आप इस तरीके से लिखिए और तब जोड़िए। ठीक है, तरीका कोई सा भी हो, मतलब केवल और केवल आपके आंसर से होना चाहिए। तो अगर आपको ये तरीका सुटेबल नहीं लगता तो ये तरीका को सॉल्व करने में भी कोई बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है, आप तुरंत ही चुटकियां बजाते आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलेंगे सवाल नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक है, हम सभी जानते हैं 3 से वो नंबर कटती हैं जिनकी संख्याओं का योग 3 से कट जाए, और 4 से क्या करेंगे, 4 चेक करने के लिए अंत के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। तो ये 3 और 4 का विभाज्यता का नियम है। तो चलिए चेक करते हैं, 4 3 7 और 2 9, तो ये 3 से कट रहा है। 4 2 6 प्लस में 9, ये भी 3 से कट रहा है। 4 + 6 और 6 + 3 9, ये भी 4 से कट रहा है। 4 + 4 8 और 3 11, 11 तो 3 से कट नहीं रहा, यानी कि ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से नियम चेक करते हैं। 4 से मैंने क्या कहा कि अंत के 2 डिजिट, ठीक है, आपका जो है वो 4 से कटना चाहिए। क्या यहाँ पे 34 4 से कटेगा, आप कहेंगे नहीं। क्या यहाँ पे 23 4 से कटेगा, आप कहेंगे नहीं। क्या 24 यहाँ पे 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ, यानी कि 324 जो है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 को देखेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश करना, ताकि जिस पॉइंट में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखेंगे। 25, 30 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड यानी कि LCM जो है वो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, तो चलिए पुराने मेथड को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत रहता है, सीटेट में टाइम कम नहीं रहता, तो उस टाइम का भरपूर उपयोग करना है, सही दिशा में उपयोग करना है, ताकि कोई कहीं गलती की गुंजाइश न रह जाए। तो सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से काटेंगे, तो ये तो हमारा नहीं कटेगा, ये 15 बार में कट जाएगा और ये 30 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम लोग 3 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा नहीं कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा और ये अपना 6 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग 5 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका 5 बार में कटेगा, ये 1 बार में, और ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब जो नंबर बच गए चलिए उनको गुणा कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15 यानी कि 150, और 150 को हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे है 3 दूनी 6, ठीक है, 6 पंचे 30 और 3 पंचे 15, ठीक है, और 15 को अगर यहाँ पे हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, तो आप कहेंगे 300 आ रहा है। तो ये जो है चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 के टेबल से ये आपका 15 बार में कटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3 के टेबल से ये आपका 15 बार में कटेगा।
3 दहन के 30 10 बार में कटेगा, 5 के पहाड़े से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि इसको गुणा करने पे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 300 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 18 और 24 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। तो सबसे बड़ा पूछा गया है तो ऑप्शन में हम लोग सबसे बड़े से ही जो है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऑप्शन में, आप कहेंगे 12 है। तो क्या ये 12 18 से कट रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो भाई ये तो नहीं हो सकता। अब 6 से चेक करते हैं, क्या 6 18 से कटता है, तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है 3 बार में। क्या 6 24 से कट रहा है, तो जी हाँ ये भी कट रहा है 4 बार में, यानी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे 6, जो 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक चॉकलेट के 12 टुकड़े हैं, राहुल ने इसका 1/4 भाग रीता को, 1/3 भाग गीता को और 1/6 भाग सोहन को दे दिया। तो राहुल के पास अब कितने टुकड़े बचे हैं, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा है यहाँ पे कि राहुल ने इसका 1/4 रीता को दे दिया। तो रीता के पास कितने चॉकलेट हैं, तो आप कहेंगे 12 टोटल थे, उसका 1/4 दे दिया, यानी कि 3 चॉकलेट उसने रीता को दे दिया। अब उसने क्या किया कि उसका अब जो है वो 1/3 भाग गीता को दे रहा है। तो गीता को कितने चॉकलेट मिलेंगे, तो आप कहेंगे टोटल 12 चॉकलेट था, उसका 1 तिहाई करेंगे तो बचेगा आपका 4। ठीक है, और 1/6 भाग सोहन को दे दिया। सोहन को उसने कितना चॉकलेट दिया, तो आप कहेंगे टोटल 12 चॉकलेट थे, उसका 1 से 6, यानी कि 12 को 6 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो टोटल अब कितने चॉकलेट हो गए जो कि राहुल ने दे दिए हैं, तो आप कहेंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9। ठीक है, टोटल उसके पास चॉकलेट 12 थे, 12 में उसने 9 दे दिए हैं, तो कितने बचे, आप कहेंगे 3 टुकड़े जी बच गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखते ही देखते हमने 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। चलेंगे आज के 12वें नंबर सवाल पे। देखने में ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन लोग इसमें भी मार खा जाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, आपसे ये पूछा है। आपको इन नंबर्स का जोड़ जो है वो पूछा गया है। तो चलिए इनको हम लोग ऐसे मैन्युअली जोड़ लेते हैं। 0.001, ठीक है, 0.1, 0.01। तो ये लिखने का सही तरीका है, पॉइंट सबका साथ में आना चाहिए। जोड़ेंगे इनको तो सबसे पहले आ जाएगा 1, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 1.0, तो 0.111। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बोला गया 4/5 को भिन्न के रूप में सबसे सरल रूप में कैसे लिखा जाए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये 4.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे से एक 0 लग जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत, अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 5 की टेबल से कटेगा ये 2 बार में, और 5 के पहाड़े से 9 भी 45 भी कट जाएगा 9 बार में। तो आपका 9/2 आ रहा है और यही सबसे सरल रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 14। बोला गया यहाँ पे -5 और 5 के बीच कुल कितने पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स आते हैं, इनके बीच में पूछा गया है। देखिए ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक है, ये आपकी संख्या रेखा है जो कि 0 से शुरू होती है। इधर के आगे के सारे नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे प्लस वाले होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और पीछे के जितने नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि -5 और 5 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो यहाँ पे हमें इनके बीच का पूर्णांक निकालना है। इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने पूर्णांक आ गए, तो आप कहेंगे कुल 9 पूर्णांक है इनके बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 अपने स्क्रीन पे। बोला गया ये संख्या है, इसमें 5 के सभी स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 बार 5 आया है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले इस 5 को लिखिए, 5, इसके आगे कितने नंबर है, तो आप कहेंगे 4 नंबर है, तो 4 को 0 लगा दीजिए। अब अगर हम इस 5 का अगर हम यहाँ पे स्थानीय मान निकालते हैं तो 5 और इसके आगे कितने नंबर है, तो आप कहेंगे 2, तो 2 0 लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि 500।
और अंत में क्या है, ये भी 5 है और इसके आगे कितने नंबर है, तो आप कहेंगे एक भी नहीं, तो इसके आगे एक भी जीरो नहीं लगेंगे। इन सबको जोड़ने पे क्या होगा, तो आप कहेंगे 500 प्लस ये हमारा 50,000 प्लस 500 प्लस 5 यानी कि सबसे पहले 5 आएगा, तो आपका ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब देखिए इन सबको जोड़ने पे 555 तो नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ये जो है वो इसका सही उत्तर है। तो चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 16 अपने स्क्रीन पे। बोला गया 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17 की ओर। बोला गया है कि 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पीछे चलेंगे, ठीक है, और परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे चलेंगे। तो इसका 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 1000 का पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे चलना है, तो आपका 999 हो जाएगा। अब इसका परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या है, परवर्ती का कि आगे चलेंगे, सक्सेसर है, तो इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। तो 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे यही जो पूछा था वही आ गया, यानी कि 1000 ही इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 18 अपने स्क्रीन पे। एक घन यानी कि क्यूब में कुल कितने फेसेस यानी कि फलक होते हैं, तो चलिए घन को देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, एक यहाँ पे स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाना है, एक और यहाँ पे वर्ग बनाना है और इसके सभी कोनों को जोड़ देना है। तो अब जो आपके पास आकृति आ रही है इसको हम लोग घन कहते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें कितने फेस है हमसे ये पूछा गया है, तो चलिए फेस को अगर यहाँ पे हम लोग देख लें तो और काउंटिंग कर लें, तो ये देखिए ये एक हमारा सबसे ऊपर वाला, ठीक है, ये हमारा सबसे नीचे वाला, ये इस कोने का और ये इस कोने का, 4 ये हमारा हो गया। एक पीछे का फेस 5 नंबर और एक आगे का फेस 6 नंबर, तो कुल 6 फेसेस इसके होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, हम सभी जानते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि लाइंस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी होती है, तो हम सभी जानते हैं इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 होंगी, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो चलिए आयत बना लेते हैं। आयत किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हमने लंबाई चौड़ाई लिख ली। इसका परिमाप क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो परिमाप का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे इस परिमाप का फॉर्मूला होता है। इस पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, लंबाई आपका 10 दिया है, चौड़ाई आपका 5 दिया है, 10 प्लस 5 15 और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21 अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा 3D आकृति नहीं है, 3D आकृति कौन सा नहीं है, ठीक है। 3D का मतलब जो सभी तरफ से दिखे। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। बेलन, तो क्या बेलन आपका 3D है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है। घर में जो बेलन है वो सभी चीजों से दिखता है ना, जो उभरी हुई सतह है उसको हम लोग 3D फिगर कहते हैं। क्या गोला यानी कि जो स्फीयर है वो 3D है, तो भाई गोला मतलब बास्केटबॉल आपको समझना है, वो भी 3D है। क्या वृत्त जो है वो 3D है, तो वृत्त किसको कहते हैं, जिसको कागज पे बनाया जाता है, तो भाई यही 3D नहीं है, यानी कि यही जो है वो इसका सही उत्तर है। शंकु जिसको कोण हम लोग कहते हैं, ये भी एक 3D फिगर है, तो हमसे नहीं पूछा गया था, तो वृत्त जो है वो एक 3D फिगर नहीं है। अगला सवाल देखिए, दीवार घड़ी में ठीक 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है, एंगल बनता है, हमसे ये पूछा गया है सवाल में। तो देखिए ये हमारी दीवार घड़ी है, यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा और यहाँ पे 9 बजेगा। तो जब 3 बजेगा तो जो मोटी वाली सुई होगी वो हमारा कहाँ होगा, आप कहेंगे 3 पे होगा, और जो पतली वाली सुई होगी वो कहाँ होगा, 12 में होगा। तो हमसे पूछा गया इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये लगभग हमारा कितना हो रहा है, एक हम सभी जानते हैं गोला जो है संपूर्ण गोला वो 360 डिग्री का होता है, और इसका ये 1/4 हिस्सा जो है वो 4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा इसका कवर हो रहा है। तो 4 से इसको भाग दीजिए, 9 चौक 36 यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं,
आप सभी जानते हैं 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल समकोण के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले सवाल। हर तरीके के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में लिए गए हैं। हमारा केवल और केवल एक ही टारगेट है, अब की बार सीटेट पार, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास को पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई मन में डाउट आता है तो वो आप हमसे पूछने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। यहाँ पे पूछा गया है दो पूरक कोणों यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है। तो यहाँ पे दो तरह के कोण होते हैं, एक होता है पूरक कोण और एक होता है आपका समपूरक कोण। जो पूछ ले जाए तो आपको उस चीज के लिए जो है वो तैयार रखना है। समपूरक कोण, तो दो तरह के कोण होते हैं। पूरक किसके कहते हैं? पूरक कोण किसको कहते हैं हम लोग? ऐसे कोण जिसका जो दो कोणों का योग 90 हो उसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। समपूरक किसको कहेंगे? तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पे कितना आए, 180 आए। तो यहाँ पे पूरक पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया, यानी कि 90 डिग्री इज द राइट आंसर। सवाल अगला देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सवाल नंबर 24 है। पूछा गया कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का परिमाप यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे 4a, क्योंकि सभी यहाँ पे जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उसको जोड़ दिया गया यानी कि 4a। मान लेते हैं अगर एक a है तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 4a, और इसी 4a की वैल्यू 40 दी गई है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 40 को 4 से भाग कर दो। जब 40 को 4 से भाग करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यानी कि आपकी सभी भुजाओं की यहाँ पे जो लंबाई है वो 10 है। अब यहाँ हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे भुजा गुणा भुजा। भुजा कितना है? तो आप कहेंगे 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 100 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 25 अपने स्क्रीन पे। बोला गया किसी भी बंद 2D आकृति द्वारा घेरे गए समतल स्थान को क्या कहते हैं? तो चलिए कोई भी हम लोग जो है वो 2D आकृति बना लेते हैं। ये हमने आयत बना लिया। अब जो ये जगह कवर कर रही है यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम सभी जानते हैं, जब हम यहाँ पे जगह कवर करने की बात करें तो उसको हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। जब हम बाउंड्री को कवर करते हैं तो हम परिमाप बोलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सवाल अगला देखेंगे। सवाल नंबर 26 अपने स्क्रीन पे। ईंट यानी कि ब्रिक का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो अगर आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा ईंट आपको देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। तो ये हमसे पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकली इसका कौन सा शेप है? तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ये आपका आयतन शेप का, घनाभ शेप का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सीधी कर लो। समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। अब देखिए ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? आम भाषा में आधार कहते हैं। ठीक है, जो खड़ी लाइन है उसको हम लोग लंब कह देते हैं, और जो सबसे कोनी वाली लाइन है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और इन तीनों के बीच एक रिलेशन भी होता है, वो भी आपको ध्यान कर लेना है। रिलेशन क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और साथ में जोड़ देंगे हम लोग आधार का स्क्वायर। तो कभी अगर आपको इन तीनों में से दो रेखाएं गिवन हो और तीसरी निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे। 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम और 50 ग्राम को ग्राम में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम सभी जानते हैं 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहेंगे 1000 ग्राम होते हैं भैया। 2 केजी का पूछा गया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2000 ग्राम हो जाएगा, और 50 ग्राम पहले से है तो 2050 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका सही उत्तर है। और कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसकी तरह है, यानी कि दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 9 अपनी स्क्रीन पे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 15:30 यानी कि 3:30 पे, दोपहर के 3:30 पे प्रस्थान करती है और अगले दिन 8:15 पे ये पहुंच भी जाती है।
तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कुल समय कितना लगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 3:30 से, चलिए 15:30 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे आम भाषा में 3:30 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 3:30 से, अगर हम लोग दोपहर के 3:30 से अगर हम लोग सुबह के 3:30 पे पहुंचते हैं, तो ये हमारा लगभग 12 घंटे हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे 12 घंटे हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, 8:15। ठीक है, यानी कि हम कितना पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम 7:30 पहुंच सकते हैं। तो 4, 5, 6 और 7, तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 16। अब हम लोग यहाँ पे 7:30 बजे तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब 8 बजे बजाएंगे तो कितना बजेगा, तो आप कहेंगे 16:30 बजेगा, और 8:15 बजाएंगे तो 15 मिनट यहाँ पे और जोड़ दीजिए, यानी कि 16:45 पे आप जो है वो टोटल पहुंच पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, सवाल नंबर 30। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर इक्वल टू हम सभी जानते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 31 देखेंगे। सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका जैसा सवाल नंबर शायद 2 या 3 था। पूछा गया है कि 7 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू में डिफरेंस कितना है, क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 7 की, तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 700। 2 नंबर है तो 2 हमने 0 लगा दिया। और फेस वैल्यू क्या होगा, जैसा जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है, तो घटा लीजिए, 10 में से 7 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। और कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन उनको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हमको केवल अपने आंसर से मतलब है, और ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 32 अपने स्क्रीन पे। इस पैटर्न को पूरा करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है। तो आप देख रहे होंगे 2 से लगभग इसका डबल कर दिया जा रहा है। 2 का 2 गुना 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 32 आ जाएगा। और 32 को 2 से गुणा करने पर भी 64 आ रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा नंबर आएगा, आप कहेंगे 32 आएगा। आसान सवाल था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इसमें पूछा गया है आपका अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो पैटर्न है उसको ध्यान से देखते हैं। पैटर्न में आपको पूछा गया है 1, 1, 2, 3, 5 और 8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके बीच में कितने नंबर है, तो आप कहेंगे 0। इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। 3 और 2 के बीच कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 1 ही आ रहा है। यहाँ पे 3 और 5 के बीच कितने नंबर हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5। 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, आप कहेंगे 8। और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 13। यानी कि पिछले संख्याओं को जोड़ते हुए हमको अगली संख्या प्राप्त करनी है। 1 में पिछली संख्या जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, 1 ही आएगा। 1 में पिछली संख्या जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 में एक पिछली संख्या जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को पूरा करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 34 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक कमीज की कीमत यानी कि मार्क प्राइस 350 रुपए है। दुकानदार इसको 10% की छूट देता है, तो ग्राहक को कुल कितने रुपया देना है। ठीक है, अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि पैसे की वैल्यू कितनी है, कितनी कीमत है, आप कहेंगे 350 है। 350 का अगर यहाँ पे मैं 10% निकालती हूँ, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो 00 से आपका 00 कट जाएगा, यानी कि 35 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 350 का सामान है, 35 रुपए कम करके देने हैं, तो कितना बचा, आप कहेंगे 350 में से 35 घटा लीजिए, तो कितना आ गया, 315 रुपया। अगला सवाल देखेंगे। 15 लीटर दूध को 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलों में भरना है, तो टोटल कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। 15 लीटर, तो जब लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 0 से गुणा कर देंगे। अब क्या करना है, इसको 250 मिलीलीटर की कितनी बोतलों में भरना है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग काटेंगे, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, है ना। और ये आपका लगभग कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे
300 बार में आपका जो है वो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 60 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है, आप कहेंगे 60। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 देखेंगे। एक चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ में 1 स्टार का मतलब है 100 बच्चा, तो 4 स्टार के सामने 4.5 स्टार है। ठीक है, तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी है ये आपने बताना है। 1 स्टार का मतलब है 100 बच्चा, तो 4 स्टार का मतलब 400 बच्चे हो गए। अब यहाँ पे 0.5 भी है, यानी कि 100 का आधा, तो 100 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे 50, यानी कि 450 बच्चे जो है वो टोटल इसकी संख्या है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37 देखेंगे। एक साधारण वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर में, हम सभी जानते हैं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और ये हर एक 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि नॉन लीप ईयर यानी कि साधारण वर्ष में कुल कितने दिन और सप्ताह होते हैं, एग्जैक्टली पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर में आपका 365 दिन होता है, 52 सप्ताह होता है और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। यही आपका जो हमारा एक दिन है ये 4 साल में 4 दिन बन जाता है, और जो हमारा लीप ईयर है उसकी गिनती हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 38 अपने स्क्रीन पे। वेन हीले का सिद्धांत बच्चों में किस प्रकार के चिंतन के विकास को समझता है। तो ये जो आपका वेन हीले का जो आपका लेवल है, हम सभी जानते हैं जो वेन हीले हैं इन्होंने क्या किया है, एक गणितज्ञ हैं और इन्होंने ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया है। इसके 5 स्तर हैं, 5 लेवल है। ठीक है, सबसे पहले लेवल को हम लोग कहते हैं, इसका जो पहला लेवल है उसको हम लोग कहते हैं देख कर समझना। ठीक है, देखकर समझना। दूसरा जो इसका लेवल 0 था उसको हम लोग कहते हैं देखकर समझना। लेवल 1 पे जाएंगे तो हम लोग कहेंगे समझना यानी कि विश्लेषण करना। लेवल 2 पे जाएंगे तो ये जो अनौपचारिक यानी कि अमूर्तन होता है ये इसका लेवल है। लेवल 3 पे जाएंगे तो लेवल 3 पे हम लोग जो है चीजों को क्या करने लग जाएंगे, तर्क करने लग जाएंगे। और जब हम लोग लेवल 4 पे जाएंगे तो हम लोग कठोर ज्यामिति को पढ़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेन हीले का सिद्धांत किस प्रकार के चिंतन के विकास को समझाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख कर समझेंगे, यानी कि ये हम समझेंगे कि ये वर्ग का डब्बा है। ठीक है, अब जो है जब हम लोग लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल 1 पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे कि भाई आयत की जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर है। लेवल 2 जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्ग है ये भी एक प्रकार का आयत ही है। ठीक है, जब हम लोग लेवल 3 पे जाएंगे तो हम लोग जो है वो तर्क, प्रमेय इसकी बात करेंगे, थ्योरम की बात करेंगे। और जब हम लोग लेवल 4 पे जाएंगे तो इसमें हम लोग ज्यामिति को कठोर तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमारे ज्यामिति थिंकिंग का एक लेवल बताता है वेन हीले। और कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 39 अपने स्क्रीन पे। प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों और स्थानिक समझ यानी कि स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो चलिए आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये आपका पूछा गया सवाल है, तो ये आपका क्या पैटर्न बना रहा है, आप कहेंगे इस तरीके से डॉट है और इसमें शेप बन रही है, यानी कि अलग अलग आकृतियां बन रही हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चीज को हम लोग आम भाषा में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इसको हम लोग जियो बोर्ड के नाम से जानते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40 अपने स्क्रीन पे। गणित में जो बच्चे गलतियां करते हैं, त्रुटि करते हैं, ये क्या दिखाती है, उनकी लापरवाही दिखाती है, बुद्धि की कमी दिखाती है, यह समझने का अवसर की वे अवधारणाओं का निर्माण कैसे कर रहे हैं, या फिर उनको गणित नहीं सीखना चाहिए। तो बच्चों जो गलतियां करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लापरवाही नहीं होगी, बुद्धि की कमी नहीं है, क्योंकि गलतियां से ही इंसान सीखता है। ये समझने का उनको अवसर मिल रहा है कि उनको अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखते ही देखते हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करके यहाँ पे आपके लिए तैयार किए गए हैं। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की, जिसमें हम लोग डीन्स ब्लॉक को चर्चा में लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको डीन्स ब्लॉक को चित्र दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये डेंस ब्लॉक है हमारा, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये हमारा 10 है, यानी कि इकाई है। ये हमारा 100 है,
सॉरी, ये हमारा क्या है, इकाई है। ये हमारा क्या है, दहाई है। ये हमारा क्या है, तो आप कहेंगे ये सैकड़ा है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे हजार है। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न्स को हम लोग डीन्स ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे ये किसके लिए पूछा गया है, बोला गया डीन्स ब्लॉक का उपयोग क्या पढ़ाने के लिए किया जाता है, जोड़, घटाव, स्थानीय मान या फिर प्रायिकता। तो अभी हमने देखा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की बात हो रही है और इसका मतलब हम लोग यहाँ पे स्थानीय मान पढ़ा रहे हैं। तो जब भी आप क्लास में आप शिक्षक बनेंगे, सीटेट क्लियर करके आप वो फुली आप टीचर बनेंगे, जब भी आप अपनी क्लास में जाएं, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको हम लोग पीएलएम कह देते हैं आम भाषा में, उसको आप लोग स्टडी करें और इस तरीके से आप बच्चों को आसान बनाएं, पढ़ाई को आसान बनाएं, इस तरीके से स्थानीय मान बढ़ाएं। ठीक है, तो आपको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा और बच्चों को समझने में भी इंटरेस्ट आएगा, दोनों बातें हैं। सवाल नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे गणितीय गणना में जो अक्षमता होती है यानी कि डिसेबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और ऑप्शन नंबर डी है डिसप्रेक्सिया। तो यहाँ पे नाम से संबंधित है कैलकुलिया यानी कि डिसकैलकुलेशन, गलत कैलकुलेशन, और यही जो है वो इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओपन एंडेड प्रश्न समझते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न का यहाँ पे मतलब होता है या तो हाँ कहना है या ना कहना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन को। 15 और 7 का योग क्या होगा, तो यहाँ पे हाँ ना से तो जवाब चलेगा नहीं। क्या ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग 15 है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है, तो भाई ये भी जो है हमारा क्या है, तो आप कहेंगे इसका जो सही जवाब है 43 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका यस नो वाला बताना है। कोई दो ऐसी संख्या बताना है जिसका योग हमारा ये है। ठीक है, तो यही जो है हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे हमसे सूत्र पूछ लिया गया, यहाँ हमसे गुणा करने के लिए पूछा गया, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें हमको हाँ ना का जवाब देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का परिचय देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ब्लैक बोर्ड पर a बटा b लिखकर, तो बच्चे तो ऐसे समझेंगे नहीं। कागज मोड़ने की गतिविधि द्वारा, सीधे परिभाषा बताकर, या फिर भिन्नों के योग सिखाकर। तो देखिए ये सभी तरीकाएं जो है वो टफ हो जाएंगी। आप एक पेपर लेंगे, उसको फिर बीच से मोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आधा हिस्सा हो गया, यानी कि 1/2, 1/2। इस तरीके से आप भिन्न की अवधारणा को क्लास में सिखा सकते हैं। तो भाई पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, गणित तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस आपको जरूरत है एक अच्छे टीएलएम की, उसको समझने की, बच्चे कैसे समझेंगे इस पे फोकस करने की। सवाल नंबर 45 देखेंगे, रचनात्मक आकलन जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए। छात्रों को पास या फेल करना, गलत बात है। ग्रेड प्रदान करना, ये भी गलत बात है। वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, ये भी गलत बात है। हम लोग क्यों करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ताकि सीखने की प्रक्रिया में सुधार हो और फीडबैक दे सके। सवाल नंबर 46 देखेंगे, आगमन विधि जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, इसमें शिक्षण का क्रम क्या होता है। तो आगमन विधि क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका आगमन विधि है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो नियम के बारे में बताते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 47 देखेंगे, कॉन्सेप्ट मैप यानी कि संकल्पना मानचित्र के बारे में पूछा गया है। ये केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाता है, तो भाई ये बात गलत है, इसको शिक्षक द्वारा नहीं बनाया जाता है। ये पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है। तो भाई यही जो है वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 देखेंगे, कक्षा 2 के छात्रों को शून्य यानी कि जीरो की अवधारणा से कब परिचित कराना चाहिए। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गिनती सिखाने के क्रम में, ऑप्शन नंबर बी क्या आता है हमारे पास, जब बच्चे घटाव सीख ले और कुछ भी ना बचे उस कंडीशन में। तीसरा कहता है स्थानीय मान सिखाने में, और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा 5 में। तो भाई कक्षा 5 में बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्थानीय मान से वो जीरो नहीं सीखेंगे। गिनती सिखा, गिनती तो 1 से शुरू होती है, तो हम लोग कब जीरो का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जब घटाव करें और कुछ भी ना बचे तो उसको हम लोग जीरो कह देते हैं। सवाल नंबर 49 देखेंगे, जॉर्ज पॉलिया के समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का पहला चरण कौन सा है।
तो यहाँ पे अगर मैं जॉर्ज पॉलिया की बात करूँ तो इनके प्रॉब्लम थिंकिंग के 4 चरण हैं, 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है समस्या को समझना कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ये है कि एक योजना बनाना कि इसको चलिए प्लान कैसे करते हैं। फिर है योजना को क्रियान्वित करना यानी कि लागू करना, और उसके बाद है पुनः जांच करना। तो ये जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम थिंकिंग लेवल का चारों स्टेप है, सभी बता दिए। यहाँ हमसे पहला पूछा गया है तो पहला लेवल कौन सा है, आप कहेंगे समस्या को समझना। तो इसमें जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है गणित से रिलेटेड, और ये कॉन्सेप्ट आपका पूछा भी जाता है सीटेट एसएसटी में, वो भी आपको ध्यान रखना है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। एबस्कस, जिसको हम लोग गिन तारा कहते हैं, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस अवधारणा को क्लियर करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एबस्कस है यानी कि गिन तारा है। तो ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, तो क्या ये हमारा भिन्न है? बिल्कुल भी नहीं। क्षेत्रफल की स्थानीय मान है, तो चलिए अभी देखते हैं। क्षेत्रफल है तो बिल्कुल भी नहीं। ज्यामिति का कोई रिलेट नहीं है। ये स्थानीय मान बताता है यानी कि प्लेस वैल्यू बताता है। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग कलर से इसको जो है वो ड्रॉ किया गया है। तो ये जो है वो इसका सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज हमने गणित में टोटल 50 क्वेश्चन सीटेट में आने वाले को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख लेने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।